Hey learners, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. In previous video, we have already completed section 1 to 4 of this act. In this video, we are going to cover the remaining part of this act, that is section 4A to 15. So let's get started. Section 4A है compulsory insurance. इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट में जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको छोड़कर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको LIC से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, कंपलसरी इंश्योरेंस लेना। दो चीजें हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहती है या तो इंश्योरेंस लो या फिर जो ग्रेट्युटी फंड है उसको अप्रूव कराओ। ठीक है, अगर जिन्होंने इंश्योरेंस ले लिया है उन्हें ग्रेट्युटी फंड अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने ग्रेट्युटी फंड अप्रूव करा लिया है उनको इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस हो जाता है या वो ग्रेट्युटी फंड ले लेता है, अप्रूव करा लेता है, तो उसके बाद एम्प्लॉयर जाएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास और अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कराएगा। किससे? कंट्रोलिंग अथॉरिटी से। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना सकती है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या है? एक कमिटी है। उसका काम क्या होगा? ये ग्रेट्युटी फंड को अप्रूव करेगी। ठीक है, जिसको भी ग्रेट्युटी फंड अप्रूव कराना है तो वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के पास जाएंगे। ठीक है, और जो भी अगर बाई चांस एम्प्लॉयर के पास ग्रेट्युटी नहीं है तो ग्रेट्युटी कैसे रिकवर की जाएगी? LIC से रिकवर की जाएगी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी रिकवर कराएगी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर जैसे इंश्योरेंस लेते हैं LIC से तो प्रीमियम पे करनी पड़ती है। प्रीमियम अगर कोई पे नहीं कर पाता है एम्प्लॉयर तो उसको जो भी अमाउंट है प्रीमियम का उसके साथ साथ जितना भी लेट हुआ है उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सकेगा इमीडिएटली कंट्रोलिंग अथॉरिटी को वो पे करेगा। अगर उसने पे नहीं किया कोई प्रीमियम, ठीक है, तो उसको फाइन देना पड़ेगा 10,000 रुपीज का। और 10,000 रुपीज का फाइन देने के बाद भी अगर वो पे नहीं कर रहा है प्रीमियम तो उसके बाद भी उसको पर डे के हिसाब से जितना भी वो लेट करेगा पर डे के हिसाब से उसके 1,000 रुपीज ऐसे बढ़ते रहेंगे। सेक्शन 5 है पावर टू एग्जेम्प्ट। इस सेक्शन में बताया गया है कि जैसे मैक्सिमम ग्रेट्युटी इस एक्ट के हिसाब से कितनी होती है? 20 लाख। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को मोर देन 20 लाख जो लिमिट है उससे ज़्यादा देना चाहता है ग्रेट्युटी, सपोज 30 लाख देना चाहता है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि उसको ग्रेट्युटी ज़्यादा मिल रही है और उसके पेंशनरी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर है वो पेंशनरी बेनिफिट्स ज़्यादा अच्छे दे रहा है, तो इसलिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके उस एस्टैब्लिशमेंट को एग्जाम्प्ट कर सकती है इस एक्ट से। ऐसे ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके किसी भी एम्प्लॉय को भी एग्जाम्प्ट कर सकती है अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को ज़्यादा अच्छे पेंशनरी बेनिफिट्स दे रहा है और ग्रेट्युटी भी बहुत अच्छी दे रहा है, इस जितनी इस एक्ट में मिल रही थी उससे ज़्यादा अच्छी दे रहा है। ठीक है, तो उसको भी, उस एम्प्लॉय को या क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को भी इस एक्ट से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 6 है नॉमिनेशन के बारे में। ठीक है, नॉमिनेशन क्यों करते हैं? जैसे कोई एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है तो जो भी ग्रेट्युटी अमाउंट है एम्प्लॉय का वो किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी एम्प्लॉय का 1 साल कंप्लीट हो जाता है सर्विस का तो एम्प्लॉय नॉमिनेशन करता है, नॉमिनी बनाता है अपना। ठीक है, अब नॉमिनी के लिए भी एक एम्प्लॉय है, दो कंडीशन होती हैं कि एम्प्लॉय के पास फैमिली है या दूसरी कंडीशन है नो फैमिली। ठीक है, एम्प्लॉय हो सकता है उसके पास फैमिली हो
और दूसरी कंडीशन है उसके पास कोई फैमिली नहीं है। अगर फैमिली है तो वो अपने फैमिली मेंबर से एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, 1 और मोर फैमिली मेंबर्स को अपना नॉमिनी बना सकता है। ठीक है, अगर फैमिली नहीं है तो वो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को अपना नॉमिनी बना सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय के पास फैमिली है उसके बाद भी वो अपने फैमिली मेंबर्स को नॉमिनी ना बना के किसी अदर पर्सन को नॉमिनी बनाता है तो उस केस में ये जो नॉमिनेशन किया उसने, नॉमिनी बनाया, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसको अपने फैमिली मेंबर्स में से ही किसी को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय के पास पहले कोई फैमिली नहीं थी, उसने किसी और पर्सन को अपना नॉमिनी बना दिया, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर वो फैमिली एक्वायर कर लेता है, उसकी फैमिली बन जाती है। ठीक है, तो उस केस में जो उसने पहले किसी अदर पर्सन को नॉमिनी बनाया था तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा और उसको अपने जो फैमिली मेंबर बने हैं, फैमिली बनी है उसकी, उनमें से ही एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स को वो अपना नॉमिनी बनाएगा। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स को ही बनाना है। अगर एम्प्लॉय ने नॉमिनी बनाया था, अपना नॉमिनेशन किया था, किसी को नॉमिनी बनाया था अपना, ठीक है, और उस नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को फिर से एक फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कोई नॉमिनेशन करना है या फ्रेश नॉमिनेशन करना है या कोई नॉमिनी चेंज करना है तो उस केस में क्या करेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को एक नोटिस देगा। ठीक है, कि मुझे अपना ये जो नॉमिनी बनाया था वो मेरे को चेंज करना है या मेरे को अपना मेरा नॉमिनी ये होगा, इस तरह से वो कोई भी नोटिस दे सकता है एम्प्लॉयर को और वो एम्प्लॉयर उसको, उस नोटिस को सेफ कस्टडी में रख लेगा, संभाल के रख लेगा फॉर फ्यूचर। सेक्शन 7 है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी। जब भी कोई भी पर्सन ग्रेट्युटी लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, कब मिलती है ग्रेट्युटी, ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही एलिजिबल हो जाता है वो क्या करेगा, एक रिटन एप्लीकेशन देगा एम्प्लॉयर को इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, चाहे एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन दी हो या नहीं दी हो, जैसे ही कोई भी पर्सन एलिजिबल हो जाता है ग्रेट्युटी लेने के लिए, एम्प्लॉयर क्या करेगा, जितनी भी ग्रेट्युटी देनी है, जितने भी दिन हुए हैं, कितने साल काम किया है उसने, पूरा कैलकुलेट करके रखेगा कि कितना अमाउंट बनता है उसका ग्रेट्युटी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, एम्प्लॉयर एक नोटिस देगा राइटिंग में, किसको, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को और जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है ग्रेट्युटी के लिए उसको, दोनों को नोटिस देगा और उसमें स्पेसिफाई करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी उसको दी जाएगी। ठीक है, जब से भी वो पर्सन एलिजिबल हो गया था ग्रेट्युटी लेने के लिए, तब से 30 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को वो ग्रेट्युटी उसको दे देनी है। अगर उसने नहीं दी तो उस केस में क्या होगा, जितने भी दिन वो डिले करेगा उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, उसके बाद अगर डिले एम्प्लॉय की वजह से हुआ है, एम्प्लॉय ने लेने ही नहीं आया ग्रेट्युटी अपनी, तो उस केस में, और या फिर एम्प्लॉयर को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसने एक रिटन परमिशन ली कंट्रोलिंग अथॉरिटी से और उसकी वजह से उसने रीज़न बता दिया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने उसको परमिशन दे दी कि थोड़ा बहुत डिले कर सकते हो, तो इस वजह से अगर डिले हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जितनी भी लेट करेगा उस तब तक उसको परमिशन मिल गई है, तब तक अगर लेट करता है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट हो रहा है, दोनों में झगड़ा हो रहा है, एम्प्लॉयर उसको कम अमाउंट दे रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं मेरे को ज़्यादा ग्रेट्युटी मिलनी थी, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो किस पर्सन को देना है, कौन एंटाइटल्ड है ग्रेट्युटी लेने के लिए,
इसके ऊपर भी डिस्प्यूट हो सकता है। अगर किसी भी ग्रेट्युटी के अमाउंट के लिए कैसे भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उस केस में एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो भी ग्रेट्युटी का अमाउंट है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दे देगा। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, ग्रेट्युटी को लेके, या फिर एम्प्लॉयर और जो भी पर्सन एंटाइटल्ड था ग्रेट्युटी के लिए उसके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी को फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी, दोनों पार्टीज को मौका देगी अपनी अपनी बात रखने का। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन करेंगी कि क्या सही है। अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि एम्प्लॉय को कम पैसे दिए गए हैं तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर को पे करने के लिए, और अगर एम्प्लॉयर ने ज़्यादा पैसे पे कर रखे हैं और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि कम मिलने चाहिए थे एम्प्लॉय को तो वो अमाउंट रिड्यूस भी किया जा सकता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पावर होगी कोर्ट की, वो किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, और किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई भी एविडेंस लेंगे वो एफिडेविट्स पे ले सकते हैं, ठीक है, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू करवा सकते हैं। अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है, जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जब डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो भी ऑर्डर निकाला था, ठीक है, उस केस में एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय वर्कर अगर एग्रीव्ड है, सपोज वर्कर एग्रीव्ड है, इसको ज़्यादा पैसे मिलने थे और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगा कि नहीं कम मिलने चाहिए और इसको कम पैसे मिले, तो अब इसको ये अपील करेगा। किसको अपील करने जाएगा, या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपील करेगा, ठीक है, या फिर अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई एपिलेट अथॉरिटी को ऑथराइज कर रखा है, ठीक है, तो उसको जाके अपील करेगा। कब तक कर सकता है, जिस भी दिन ऑर्डर निकाला था कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए ऑर्डर निकाला था, उससे उस दिन से लेके 60 डेज के बीच में, ठीक है, ये जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो अपील कर सकता है। अगर डिले हो भी जाता है, 60 डेज से डिले हो जाता है और जो भी रीज़न था उससे जो एपिलेट अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है, जो भी रीज़न दे रहा है, जो जैसे वर्कर अगर एग्रीव्ड है और उसने रीज़न दिया कि मैं इस वजह से लेट हुआ और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर एपिलेट अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है उसके रीज़न से, तो जो ड्यूरेशन है 60 डेज़ का वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर एग्रीव्ड है, एम्प्लॉयर को लग रहा है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने मुझसे ज़्यादा पैसे दिलवा दिए एम्प्लॉय को, ठीक है, तो ये भी अपील कर सकता है, लेकिन इसको एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कौन सा सर्टिफिकेट, कि इस जब जितने भी पैसे ग्रेट्युटी बन रही थी एम्प्लॉय की, ठीक है, उसने वो अमाउंट किसको पे कर रखा था, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पे कर दिया था। अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पे नहीं किया है तो उसको पहले उस अमाउंट को जो एपिलेट अथॉरिटी है उसको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपील कर सकता है, ठीक है। फिर अपील करने के बाद क्या होगा, जो एपिलेट अथॉरिटी है और एपिलेट अथॉरिटी नहीं है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी क्या करेगी, दोनों पार्टीज को मौका देगी, उन दोनों की बातें सुनी जाएंगी, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेगी कि जो भी ऑर्डर निकला था वो सही था या उसको मॉडिफाई करना है या उसको कैंसिल करना है, ठीक है, कंफर्म करना है, मॉडिफाई करना है, रिवर्स करना है उस ऑर्डर को, तो ये चीज़ कौन डिसाइड करेगी, एपिलेट अथॉरिटी।
सेक्शन 7A है इंस्पेक्टर के बारे में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है और जितने भी एक या एक से ज़्यादा जितने भी इंस्पेक्टर चाहिए होते हैं उतने अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेशल या जनरल ऑर्डर देके किसी भी इंस्पेक्टर का एरिया डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही एरिया में दो या दो से ज़्यादा इंस्पेक्टर हैं तो उनका काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनके काम को एलोकेट किया जाएगा कि ये इंस्पेक्टर ये काम करेंगे, ये इंस्पेक्टर ये काम करेंगे, इस तरह से, ठीक है। और जो भी इंस्पेक्टर होंगे वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर क्या है? इंस्पेक्टर किसी भी एम्प्लॉयर को नेसेसरी इंफॉर्मेशन देने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर कभी भी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी टाइम पर अपने असिस्टेंट के साथ एंटर कर सकते हैं और इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंस्पेक्टर को किसी एम्प्लॉयर या किसी पर्सन पे डाउट होता है, ठीक है, तो वो उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, रजिस्टर रिकॉर्ड्स नोटिस दिए हैं, उसमें से कॉपीज भी बना सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। या फिर कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब की गई है उनको पावर, वो उसमें से कोई सी भी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेक्शन 8 है रिकवरी ऑफ ग्रेट्युटी। अगर एम्प्लॉयर अपने वर्कर को ग्रेट्युटी नहीं देता है, ठीक है, तो उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम बताया जाएगा कि इतने टाइम तक आपको ग्रेट्युटी पे कर देनी है। अगर उस प्रिस्क्राइब टाइम तक भी वो ग्रेट्युटी पे नहीं करता है तो क्या करेगा? जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखेगा कि इन्होंने, जो एम्प्लॉयर है उन्होंने ग्रेट्युटी नहीं दी है तो इनको सर्टिफिकेट इशू किया जाए, ठीक है। और जितने भी दिन एक्स्ट्रा होते हैं उसके, जब भी प्रिस्क्राइब टाइम था उसके अंदर नहीं दिया, उससे एक्स्ट्रा जितने भी दिन होते हैं उन दिनों के ऊपर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। बिफोर इशूइंग सर्टिफिकेट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी गिव्स एम्प्लॉयर अपॉर्चुनिटी ऑफ शो कॉज, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक एम्प्लॉयर को एक मौका देगी शो कॉज करने के लिए कि क्यों नहीं दे पा रहे हो आप, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी। जितनी भी ग्रेट्युटी है और जितना भी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट ब्याज लिया जा रहा है वो ग्रेट्युटी के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 9 है पेनल्टीज के बारे में। अगर कोई भी एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी के लिए अवॉइड कर रहा है, बहाने बना रहा है, ठीक है, दे नहीं रहा है अपने एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी, तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ की और फाइन लग सकता है 10,000 का, ठीक है। अगर कोई पर्सन जितने भी एक्ट में प्रोविज़न बनाए गए हैं उसको किसी भी को भी फॉलो नहीं कर रहा है तो उस केस में भी उसको जेल हो सकती है 3 मंथ की, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 साल तक, और फाइन लगेगा 10,000 का, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 20,000 तक। अगर किसी एम्प्लॉयर ने ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, और वो कोर्ट में पहुंच गया है, ठीक है, तो भी उस एम्प्लॉयर को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है लाइबिलिटी से, पेनल्टी वगैरह से एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। कैसे एग्जाम्प्ट होगा? अगर वो प्रूव कर देता है कि उसने इस एक्ट के जितने भी प्रोविज़न हैं उसको फॉलो करने के लिए पूरी कोशिश की है, ठीक है। या फिर जो भी ऑफेंस हुआ है उसके इस्टेब्लिशमेंट में वो किसी और पर्सन ने किया है और जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी नॉलेज में नहीं था, उसकी कंसेंट में नहीं था, ठीक है। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो वो एग्जाम्प्ट कर लेगा, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं लगेगी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। सेक्शन 11 है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। इस एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस होंगे उसकी कंप्लेन कौन कर सकता है? इस एक्ट के अंदर सिर्फ कंप्लेन जो भी होगी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। एक केस है जैसे कि एम्प्लॉयर को 6 मंथ्स दिए गए थे, 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको
ग्रेट्युटी पे करनी थी, ठीक है, और वो ग्रेट्युटी पे नहीं कर रहा है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकती है कंप्लेन करने के लिए। और जब से भी ऑथराइजेशन मिला था कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, उसके 15 डेज के अंदर अंदर वो मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करेंगे, ठीक है। इस केस, इस एक्ट के अंदर जितने भी केसेस होंगे, जितने भी ऑफेंसेस होंगे, उसकी सुनवाई सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट करेंगे और फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेंगे। इसके अलावा किसी भी कोर्ट में इस एक्ट के जितने भी केसेस होंगे उसकी सुनवाई कोई और नहीं कर सकता। सेक्शन 15 है पावर टू मेक रूल्स। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके कोई भी रूल बना सकती है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है, एज सुन एज पॉसिबल उसे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, ठीक है। अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट एग्री करते हैं उस नए रूल को, तो जो पुराना रूल था उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, वो नया रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर डिसएग्री करते हैं दोनों, तो उस केस में जैसा पहले रूल था वही अप्लाई होगा और कोई नया रूल नहीं बनेगा। So that's all for today. Don't forget to like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.